मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं जितेश मिश्रा। बात आज 21 राज्यों में होने वाले 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव की वोटिंग की, जिसमें इंडिया न्यूज का वह कवरेज लगातार जारी है। इंडिया वॉइस आपको पल पल की हर खबर लगातार दिखा रहा है। वोटिंग से जुड़ी पल पल की हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो सीधा बिजनौर से आ रही है। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बिजली, पानी, बदहाल सड़कों को लेकर यह चुनाव बहिष्कार बिजनौर से कुछ ग्रामीणों द्वारा किया गया। सुबह से महज एक ही वोट पड़ा है। प्रशासनिक अमला समझाने में जुटा हुआ है ग्रामीणों को। थाना मंडावर के राम सहाय वाला इलाके का यह पूरा मामला है। तो यहां पर महज एक वोट पड़ा है सुबह से, और प्रशासनिक अमला हालांकि समझाने में जुटा है, लेकिन बावजूद इसके वो अभी मान नहीं रहे, क्योंकि बिजली, पानी की और बदहाल स्थिति तो सड़कों की है। इसको लेकर उनकी लगातार मांग थी, और अब उन्होंने तमाम चीजों को लेकर, मांगों को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया। हालांकि अभी तक महज एक वोट पड़ा है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर और एक चिंतित करने वाली खबर, और खास तौर पर चुनाव आयोग की वो तमाम कोशिशें जिनकी तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। क्या वोट करिए तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई, जहां पर प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश हो रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त बिजनौर की, जहां पर प्रशासनिक अमला समझाने में जुटा है। थाना मंडावर के राम सहाय इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर काफी मांगों को लेकर इनकी तरफ से वोट का बहिष्कार कर दिया गया, और अब तक महज एक वोट पड़ा है। और इसके साथ ही साथ चूंकि हम अलग अलग खबरों पर लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं, तुषार गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, वोट प्रतिशत बता दीजिए और क्या कुछ हाल वहां पर है फिलहाल। देखिए, अगर 1 बजे तक की बात की जाए तो 37% पूरे प्रदेश भर में हो चुका है, और अब तक अगर बात की जाए तो थोड़ी देर में ही जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ जाएगी, क्योंकि हर 2 घंटे बाद जो चुनाव आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सामने रखता है कि कितना प्रतिशत जो चुनाव है, जो मतदान है वो कितना % हुआ है। लक्ष्य ये रखा गया है कि 75% पूरे उत्तराखंड में जो मतदान हो उसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आए, उनसे बातचीत करेंगे। किस आधार पर आपने? तुषार, इनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, जिनसे आप बात कर रहे हैं। अच्छी पॉलिसीज हैं एज पर एंटरप्रेन्योर्स। 20 साल से ऐसी पॉलिसीज हमने नहीं देखी थी। मैं भी क्या किस मैं भी, मेरे हस्बैंड नहीं लगता है कि इस सरकार में बिजनेस नहीं अच्छा मौजूदा सरकार ठीक इन विच वे? देखिए, समझता चलिए, कुछ तकनीकी खराबी है और आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, और ये तस्वीर लगातार आपकी स्क्रीन पर है, बिजनौर की ये तस्वीर है। तो बिजनौर से ये खबर आ रही है, जहां कुछ ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, क्योंकि विकास से जो है वो परेशान है कि विकास नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में। सड़क की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और ये पूरी जो हम कवरेज है आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर से ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। महज एक वोट सुबह से अब तक पड़ा है। बिल्कुल 3:15 बजने जा रहा है, 3:15, और अब तक एक वोट महज पड़ा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई सारी जगहों से, कई सारे क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही है, जहां जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो विकास ना होने से परेशान है। उत्तराखंड से भी ऐसी एक खबर सामने आई थी, जहां उधम सिंह नगर के क्षेत्र में ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और ऐसी एक तस्वीर बिजनौर से भी सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है।
हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो ग्रामीणों को मनाने में जो है जुटा हुआ है, लगा हुआ है और वोट करने की अपील लोगों से कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूंगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए। चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज्यादा वालों को ये भी कहूंगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है। तो पहला वोट देश के लिए, आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए और बना दीजिए विकसित भारत को। चारों सीट जो है जीत रहे, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो है वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में है और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट आ रही हैं। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। मैंने वोट दिया है देश के लिए। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की नशा की गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए। मैंने वोट किया है विरासत मूलक विकास के लिए, संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए। मैंने वोट किया आने वाली भारत की पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले, उनको जीवन में स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, अपने आप को भारतीय नागरिक कहने का गौरव मिले। उसके लिए मैंने वोट किया और मैं सभी से कहूंगा सब घरों से बाहर निकले, वोट करें, आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। ये हमारा बहुत पुराना संकल्प था और मैं चाहता हूं कि सभी लोग घर से बाहर निकले। 100% वोटिंग होनी चाहिए। ये मजबूत, स्वस्थ और दूरदर्शी पारदर्शी लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत जरूरी है वोट करना। अभी मैंने मैसेज दिया है कि मतदान जो है खाली अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है और मैं अंडमान निकोबार के हर एलिजिबल वोटर को से अपील करना चाहूंगा कि अपने इस कर्तव्य का आज के दिन जरूर पालन करें। लिए पहले फेज का मतदान आज है और इस मौके पर मैं अपने देश के तमाम मतदाताओं से गौरव भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? इसके दो कारण। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है, ये रहने लायक नहीं। कुछ पुराने तके हारे जो नेता है वो टेका देके बिल्डिंग संभाले हुए हैं, तो ये बिल्डिंग संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन ये देश के हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अपने ही हालात नहीं बदल पाए। कुछ कांग्रेस के हमारे साथी मुझसे नाराज हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इस कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जितने साथी वहां हैं वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए जितना जल्दी हो कांग्रेस छोड़ करने के लिए, और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट व्यर्थ न करें। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट यहाँ वोट डल रहा है और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है, ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इस बार हमारा अपना माननीय मोदी जी के माध्यम से जो चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ, एक एक करके धीरे धीरे चारों तरफ से अनुकूल समाचार मिल रहे हैं। मैं अपनी ओर से मतदाताओं का आभार भी मानता हूं, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। आ जाएगा जरा जी, आ रहे हैं। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है,
संविधान से मिले तो 102 सीटों की जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पर महा कवरेज के साथ साथ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। मनोज पंडित है स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद है। भूदेव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ है, स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, चूंकि अभी आप मौजूद थे और बिजनौर की खबर आप देख रहे थे, ये ऐसी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं तमाम कोशिशों पर, चुनाव आयोग की, सरकार की और खास तौर पर प्रधानमंत्री अगर लोगों से कहते हैं वोट दीजिए, मुख्यमंत्री कहते हैं वोट दीजिए, ऐसी कोशिशों पर ये विराम लगा देते हैं, बट्टा लगा देते हैं। नहीं, वोट तो देना चाहिए, देखिए वोट देना उनका अधिकार है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, वोट देना चाहिए। अगर वो किसी भी पार्टी से सहमत नहीं है तो नोटा का बटन होता है उसमें, उसको दबाएं आप। कम से कम आप वहां जाके नोटा का बटन दबाएंगे तो आप जितने वहां प्रत्याशी हैं आप उनसे संतुष्ट नहीं है, चीजें नहीं है, तो आप वोट तो देना। आप गए हैं वहां पर, खाली एक वोट बना है और प्रशासन वहां पर बात कर रहा है, तो वोट तो डालना चाहिए उनको, चाहे वो कोई भी बटन दबाएं, किसी भी पार्टी को दे या किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहते, किसी भी प्रत्याशी को नहीं देना चाहते, तो नोटा का बटन तो दबा ही सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो सर है ही, लेकिन जब सुबह से अगर इस तरह की खबरें आती हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से कि जहां पर लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उनके पास सही सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तब वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए चिंता की बात है ये। देखिए, ये तो वहां का जनप्रतिनिधि जो है कि जो वहां पे जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये जनता का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए और चीजें होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जनता क्यों अच्छे प्रत्याशी को वोट देती है या क्यों पार्टी को वोट देती है। अगर कोई ऐसी जगह बची है जहां पर पानी नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे जो रोड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों, ये खामियां हैं वहां के जनप्रतिनिधि की, ये चीजें लानी चाहिए और इनके हिसाब से आगे काम बढ़ना चाहिए था। तो अब जनता नाराज है, तो इस चीज को समझाने के लिए और हम लोग आपके माध्यम से वादा करते हैं कि अगर चीजें रही तो हम लोग जो काम नहीं हुए वो सब काम कराए दिए जाएंगे वहां पर। सौरभ जी, अगर इस तरह की चीजें आती है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं, सबसे पहले 8 सीटों का खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की है, इनको लेकर क्या समीकरण आपको समझ में आते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और जनता जो है वो सर्वोपरि है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन जनता जो है उसके लिए लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का ये जो है वो सुनहरा अवसर होता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का ये सुनहरा अवसर है। आपको मतदान तो करना ही पड़ेगा और मतदान के माध्यम से अगर आपको लगता है सड़क नहीं बनाई, आपके उम्मीदवार ने काम नहीं किया, तो आप अपने जो दूसरा उम्मीदवार है जिससे आपकी उम्मीदें हैं उसको दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग, जो चुनाव भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के लिए, ये अपने देश के लिए आपको मतदान करना पड़ेगा। किसी पार्टी के लिए मतदान करिए मत करिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने देश के लिए मतदान जरूर करिए और लोगों को जागरूक करिए। और देखिए, एक बात सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस तरह की चीजें अगर यहाँ पर आप मान लीजिए मतदान करने नहीं जा रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव आयोग ने अभी जैसे आपने बताया कि उसके अंदर नोटा का बटन है, नोटा भी दबा सकते हैं आप उसका। एक बड़ी खबर बता दें, 1 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो आपको बता रहे, सहारनपुर में 42%, नगीना में दोपहर 1 बजे तक 38% वोटिंग हुई है, वहीं पीलीभीत में दोपहर 1 बजे तक 38% वोट डाले गए हैं। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 35.1% वोटिंग मुजफ्फरनगर में हुई है। कैराना में 37.92% वोटिंग हुई है। वहीं नैनीताल की बात कर लेते हैं, अब उत्तराखंड आ जाते हैं। तो रामपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे रामपुर में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, कितनी प्रतिशत वोटिंग वहां पर हो चुकी है? देखिए, जो अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का 42.77 यानी कि 42.77% ये 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत हुआ है। और अब काफी गर्मी का भी समय हो रहा है। आप मेरे पीछे ये पंडाल देख रहे हैं, इस पंडाल में जो महिलाएं हैं वो अपना वोट करके अभी अभी यहाँ से निकली हैं। द्वार विधानसभा क्षेत्र का ये पोलिंग बूथ है, इन्हीं लोगों से समझ लेते हैं। पहले तो ये बताइए, आप वोट करके आई हैं, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो वोट किया है, क्या सोच के वोट किया है? आप बताइए क्या सोच के वोट किया है?
जिताने के। मुद्दे क्या है यहाँ के, कुछ पता है? आप बताइए, आगे आके थोड़ा सा ये बताइए, क्या आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, बिजली की व्यवस्थाएं कैसी है, सड़कों की स्थिति कैसी है? सही है सब कुछ। क्या समझ के वोट किया? पहली बार वोट किया है क्या? नहीं, मोदी जी को जिताने। इससे पहले कभी वोट किया था सारा वोटा आपने? ठीक है। क्या सोच के वोट किया है? अच्छी सुविधा हो और विकास हो गांव का, इसलिए वोट किया। तो आप समझ सकते हैं जो लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो और जो सड़कों की स्थिति हो उसका सब डेवलपमेंट हो, शिक्षा की बात, शिक्षा का सुरेश, डेवलपमेंट हो। बात जब रामपुर की करें तो काफी जो जंग है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि रामपुर को आजम खां का गढ़ भी कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में जब उपचुनाव हुआ तो आजम खां के गढ़ में सेंधमारी करने में, कमल खिलाने में कामयाब रही थी बीजेपी। बिल्कुल सुरेश, ये 2022 के उपचुनाव की अगर हम बात करें, एक बड़ा उलटफेर हुआ था, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती ये, सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी खुद समाजवादी पार्टी से भी लड़ रही है आपस में। बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो अखिलेश यादव के द्वारा रामपुर चुनाव लड़ने के लिए भेजा, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का जो समाजवादी के आजमवादी लोग हैं, या यूं कहा जाए जो आजम खान से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने भी मोहिबुल्लाह नदवी का यहाँ जमकर विरोध किया है। मोहिबुल्लाह नदवी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मोहिबुल्लाह नदवी आजमवादी लोगों से भी लड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आजमवादी लोगों ने मोहिबुल्लाह नदवी का जमकर विरोध किया है। और उनका ये कहना रहा है यहाँ पर कि अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट भेजा है, जो दिल्ली स्टेट जामा मस्जिद के इमाम है, उन्हें हमारे बीच भेज दिया। पैरासूट से उनका टिकट आया, उसके बाद ये पैरासूट के कैंडिडेट हैं, यहाँ से इनकी हार होना निश्चित है। बहरहाल मोहिबुल्लाह नदवी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि साइकिल हमारी जम के चलेगी, इस सीट पर हम साइकिल चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी लगभग 1 लाख वोटों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी को यहाँ जीत दिलाने के लिए अगर बात की जाए तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जेपी नड्डा जो रामपुर पहुंचे थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जीत की, लोगों से वोट अपील की थी और जीत का दावा भी किया। बहरहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने भी देखा और दर्शकों को दिखाया कि अखिलेश यादव ना ही रामपुर आए, ना ही कोई जो स्टार प्रचारक था वो भी कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर में नहीं आया। लेकिन हम सबसे बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं, अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा चल रहा है। लेकिन सवाल यही यहाँ पर खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी इस सीट से जीतेंगे या फिर समाजवादी पार्टी की जो जिस तरह से उपचुनाव की बात की जाए, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर करारी हार ली थी। घनश्याम सिंह लोधी ने इस सीट पर कमल खिलाया था। और स्वार सीट की बात कर ले, जिस सीट से कभी आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक हुआ करता था, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम को अपना दल जो एनडीए के प्रत्याशी थे शफीक अहमद अंसारी, उन्होंने उस सीट पर अब्दुल्ला आजम को हरा दिया था। आप समझिए तो आजम खान का किला, अगर शहर की बात कर ले, सुरेश, इसके साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आज जब वोटिंग चल रही है तो आज जुम्मा भी है, इसका असर क्या वोटिंग पर कोई खास पड़ा? क्योंकि रामपुर अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है मुस्लिम बाहुल इलाका है, और जुम्मा होने की वजह से क्या अभी थोड़ी देर बाद वोटिंग बढ़ सकती है? क्या कुछ कहेंगे आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए जुम्मे का आज दिन है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ने के बाद वोट करेंगे, कुछ लोगों ने वोट कर दिया है। बहरहाल जो गर्मी का टेम्परेचर है वो भी अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लोग अभी अपने घरों में रेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंटेज इस हिसाब से चल रही है तो वोटिंग परसेंटेज भी 50% जा सकती है रामपुर में। शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था एकदम सभी बूथों पर चाक चौबंद है। 132 कैमरे जो है वो प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं पोलिंग बूथों पर, वो निगरानी उन कैमरों के द्वारा भी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और अगर यहाँ बात कर ली जाए तो रामपुर में आज 17,31,836 जो वोटर है वो रामपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी सहित जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसमें से सब में से किसकी किस्मत 4 तारीख को खुलेगी। बहरहाल सभी की निगाहें इस बात पर जरूरी है बनी कि हैं वोटिंग खुलकर हो, वोटिंग अच्छी हो, वोटिंग परसेंटेज अच्छी हो, तभी लोकतंत्र जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है, समाजवादी पार्टी की नेता है। पूजा जी सवाल यहां पर यह है
आपने सुना होगा सुरेश दिवाकर को, रामपुर से हमारे संवाददाता थे जो बता रहे हैं कि मोहिबुल्ला खान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरा आजमवादी लोगों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने पैराशूट से एंट्री करा दी प्रत्याशी की, जबकि आजम खान तो किसी और को ही पसंद कर रहे थे। देखिए जितेश जी, भले वहाँ के जो है वोटर्स कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट दे दिया, लेकिन ये बात की 100% गारंटी है कि ये भाजपा को वोट करेंगे। वो नाराज है, थोड़ा नाराज हुए थे जब प्रत्याशी हुए थे, पर उसके बाद में जो है वो अब वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। ये परिणाम भी जो आपको बताएगा, वो कहीं नहीं वो वोट करने नहीं जा रहे, क्योंकि जो अभी का वोट हो रहा है वो हो रहा है रोजगार के मुद्दे पे, जो स्थानीय मुद्दे हैं। आप मानती है कि मैम आजम खान के जो समर्थक है वो नाराज हैं, क्योंकि आजम खान कोई और प्रत्याशी चाहते थे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आजम खान कोई और प्रत्याशी चाहते, ये जो उनके जो कोई नेता होते हैं कुछ फॉलोवर्स होते हैं, भले वो नेता भी दिखने लगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उनके फॉलोवर्स को दुख होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है दिन गए थे और इससे जो है आजम साहब से बात हुई थी, उसके बाद में प्रत्याशी घोषित किए गए हुए थे, तो प्रत्याशी के बारे में कुछ जान गए। और पूजा जी ऐसी एक सीट नहीं थी, कई सीटें थी जिनमें प्रत्याशी बदले गए, कहीं 3-3 बार बदले गए। देखिए राजनीति पे रणनीति के साथ काम किया जाता है, बिना रणनीति की राजनीति होती नहीं, वरना सीटें नहीं निकल के। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि अगर सीट बदलने से हमकी सीट निकल के आ रही है तो बिल्कुल बदलेंगे, और सभी पार्टियां करती है। ऐसा कोई इतिहास में पहली बार हुआ कि सब प्रत्याशी बदले गए, ऐसे तो होता रहा है। जी मनोज जी, पंडित जी ये तो रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, आपकी तरह कह रहे कैसरगंज जैसे अभी तक आपका फाइनल नहीं हुआ, वैसे ये बता रहे हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा है कि 3-3 बार हमने प्रत्याशी बदले, या फिर आजम खान के जो समर्थक नाराज हैं कि मोहिबुल्ला खान को प्रत्याशी बना दिया। अब स्थिति क्या है कि अपनी कमियां छुपानी है, अब वो छुपानी है तो कोई ना कोई तो बहाना लगाना है कि क्या है। आप देखिए आजम खान साहब को इतने दिन से जेल में पड़े हो गए, अगर इतनी अच्छी चीजें होती तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके फेवर में खड़ी होती ना। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। शिवपाल जी तो गए थे 2-4 बार, शिवपाल जी मिले भी, अखिलेश जी ने कभी उनके हालचाल ही नहीं पूछे। और रही बात ये प्रत्याशी की, एक वक्त हुआ करता था जब आजम खान साहब का सिक्का चलता था वहां पर। आज आजम खान साहब की हालत क्या है पूरा प्रदेश जानता है। आप चला तो दिया सर, उनका असर मुरादाबाद तक हुआ, इतनी गहरी चोट की उन्होंने। एसटीएसन आज भी नाराज है, आज भी बात कर रहे थे तब नाराज है। आसपास के क्षेत्रों पर भी आजम खान साहब का असर हुआ करता था। आज आजम खान जी अपनी खुद की सीट, उनका बेटा अपनी सीटें, कोई सीट नहीं बचा पाया, स्थिति खराब है। और आप देखते हैं कि अंततः जो है आजम खान साहब जेल में। पंडित जी क्या ये कैसरगंज में भी इसी वजह से देरी हो रही है, कोई रणनीति का हिस्सा है? देखिए जी, कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। केसरगंज तो चूंकि अभी लास्ट आखिरी चरण में चुनाव है वहां पर, तो अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी चीजें हैं, तो अभी वहां पर कुछ चीजें चल रही हैं, वो जल्दी से हम लोग जो है डिसाइड करके उसको घोषित कर देंगे। भूदेव शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। भूदेव भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि 8 सीटें उत्तर प्रदेश की खास है जिन पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है, इनमें कहा यह जा रहा है कि एक सीट को छोड़ दें, तो कांग्रेस का कुछ ज्यादा इसमें है नहीं इन 8 सीटों में, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो भी पिछली बार 2 ही सीटें लेकर आई थी। अजितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो देशवासियों को लोकतंत्र के पर्व में जो आज प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और जो आपने सवाल पूछा अजितेश जी, मैं उसका जवाब देता हूं, और उसका जवाब मुझे लगता है आपने ही दे दिया था। अभी एक काम की घटना आप बता रहे थे जहाँ वोटर वोट डालने तक नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज इस देश का जो युवा है वो आज उसके खिलाफ, जो बेरोजगारी के खिलाफ, जब उन्होंने रोजगार के लिए मांग की, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया, तो उनको उनके हॉस्टलों में, उनके रूमों में घुस के मारा गया। उसके खिलाफ किसान, जिनको कि दिल्ली की सीमा पर जो क्या है 750 से अधिक किसानों की जान चली गई और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। आज महिलाएं, उन मणिपुर की महिलाओं को जिनको सड़कों पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो पहलवान बेटियां जिनके साथ इस तरह के अत्याचार हुए, उसके खिलाफ देश की महिला वोट करेंगी। चुनाव पर बात कर रहे हैं आप, वोटर परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, चुनाव के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे मित्र। ऐसे जी मनोज जी से बोलिए कि ये पहले अपना पूरा कर लें, उसके बाद हम बोलेंगे। नहीं, आप बोलिए, वो करेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे। जी, आप बोलिए।
नहीं, इन बीच में बोलने वाली ये क्या है, मुद्दों को देश के लोगों को पता नहीं चलने देते। मैं इनको बता रहा हूँ कि आज देश के ये युवा हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, वो आज इसके खिलाफ वोट करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि चाहे वो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, समाजवादी का हो, इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का घोषणा पत्र हो, वो केवल इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ एनडीए है, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है वो पूरा देश जानता है। ये देश का युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी ये जानता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो इस बात पर वोट मांगते हैं कि जो जिनकी ग्रेजुएशन पूरी होगी उनको कैसे नौकरी दी जाएगी, कैसे जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है तो उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो वो देश का युवा, वो देश का किसान, देश की महिलाएं इन मुद्दों पर वोट डालेंगे। तो निश्चित तौर पर ये आज प्रथम चरण का मतदान है। सभी चरणों के मतदान के वजह 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 150 सीटें इमरान मसूद है सर, आप ही के प्रत्याशी है शायद। इमरान मसूद आप ही के प्रत्याशी है ना सर? उनका मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूं। उनका मुद्दा है नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि सभी लोग जो है वो वोट एक चीज को सोचकर करना कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो पहले तुम्हारा हिसाब होगा फिर हमारा हिसाब होगा। आदित्य जी बहुत अच्छी बात कही। आदित्य जी मुद्दे वो भी उठाया करो जो इनके जो सांसद हैं अभी कहेंगे, आपके सामने कहेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए। सुनिए, आज जो गोदी मीडिया कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इस देश के लोग ये जान चुके हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, आज इनके नेता जिनको टिकट दिए गए वो टिकट छोड़ करके जो क्या है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। एक एक जगह जहाँ योगी जी बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में योगी 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 हैं, एक एक जगह पर 3-3 4-4 बार इनको रैलियां करने के लिए जानी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आप कितना भी माहौल बनाने की कोशिश करें, चाहे मीडिया से, सोशल मीडिया से। बड़ी खबर बता दें, चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, आसलखेड़ी पंचायत बूथ में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोलिंग एजेंट पर स्टूल से वार किया गया है। कांग्रेस के बूथ एजेंट का सर फोड़ने का आरोप यहां पर लगा है। फर्जी पोलिंग रोकने की कोशिश में मारपीट हुई है। तो राजस्थान के चूरू से बड़ी खबर, क्योंकि चूरू में भी मतदान हो रहा है। इस दौरान फर्जी पोलिंग रोकने की कोशिश में मारपीट हुई है। तो हमारे साथ राजस्थान से राहुल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। राहुल, चूरू से एक खबर आ रही है जहां कांग्रेस के बूथ एजेंट का सर फोड़ने का यहां पर आरोप लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है राहुल? ये पूरा मामला है जहां पर रामपुरा रेणी का ये मामला है, जहां पर एक बूथ एजेंट, कांग्रेस के जो बूथ एजेंट है उनके साथ मारपीट की है, टेबल से सर फोड़ने का मामला आया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ जो गांव के कुछ निवासी थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि जो ये लोग थे फर्जी पोलिंग को रोकने के लिए वो जो उनके साथ मारपीट हुई है, अनूप जाखड़ उनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो फर्जी पोलिंग को रोकना चाहते थे, जिसके बीच कुछ लोग आते हैं उनसे मारपीट करते हैं। पूरा जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खून में वो लगभग है। अभी जिला अस्पताल है वहाँ उन्हें रेफर किया गया है। अभी बहुत ही गंभीर स्थिति वहाँ बताई गई। इसके बाद जो मौके के मजिस्ट्रेट है और साथ ही जो पुलिस, मोबाइल पुलिस का जो पूरा जाब्ता है वो राहुल, फर्जी पोलिंग चल रही थी क्या? जी बताया अभी तक उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि फर्जी पोलिंग करने के लिए वो आए थे, लेकिन उनके बाद उनको रोका गया। लेकिन जिस तरह से पुलिस का जो जाब्ता था वो वहाँ पर था कि उन्होंने कि उत्साह था पहले कि वोट डालेंगे, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, मतलब वोट का तो इतना ज़्यादा था कि मतलब जब छोटे थे जब देखते थे ना कि नहीं, एक वोट जाना ही चाहिए डेफिनेटली, और सबको वोट देना चाहिए। ये जो लोग वोट का सुन के भी घर में बैठे हैं, मैं उन सबसे भी यही कहूँगी कि जाइए और वोट दीजिए। आपका वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में लोग बोलते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया। अरे आपको राइट दिया है ना, आप प्लीज़ जाइए, वोट दीजिए, अपनी सरकार चुनिए। तो वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, कि मेरा फर्स्ट वोट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब वोट देके कि हमने अपनी एक सरकार चुनी है। क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल जो विकास की जो सरकार चल रही है, या फिर परिवर्तन फ़िलहाल आपने देखा है कि चेंजेस भी आने चाहिए, कुछ लगता है वो कुछ चेंजेस आने चाहिए? नहीं सर, चेंजेस तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और इन 10 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर लिया और मे बी वो आगे भी अच्छे से करेंगी, क्योंकि हमारे कुर्सी पे राजा बैठे हैं तो उनको तो कोई हिला नहीं सकता। वैसे भी पहले आपके पेरेंट्स जाते थे वोट डालने, उनको देखते थे आप कि वोट डाल रहे हैं, अब आप डाल रहे हो, तो किस तरह से आप जिम्मेदार बनते हैं? क्या
नागरिक के तौर पर? जी बिल्कुल सर, मतलब जब हम लोग अपने पेरेंट्स को भी देखते थे कि ये वोट देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी ऐसा लगता था कि कब हम बड़े हो हम भी वोट देंगे, हमें भी अपनी पार्टी चुनने का हक है। मतलब जो हमें दिख रहा है कि हाँ हमारे जो गवर्नमेंट है वो इतने अच्छे से काम कर रही है और आगे भी करेगी डेफिनेटली, और हमारी मतलब हर एक चीज़ इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या स्टूडेंट से रिलेटेड हो। एम्प्लॉयमेंट भी सिर्फ मतलब बाहर निकल के ही नहीं, घर बैठे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑनलाइन वर्क्स चल रहे हैं, तो मतलब सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब ग्रो हो रहा है और ये आगे भी डेफिनेटली होगा, सरकार तो आएगी। आप सोशल मीडिया वगैरह भी देखते होंगे, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो विपक्ष है वो ये कहता है कि रोज़गार नहीं है। क्या आपको लगता है कि रोज़गार नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला कि हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है। सर उन्हें खुद रोज़गार नहीं है इसलिए बोलते हैं वो सामने वाले को ऐसा, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं है तो वो सामने वालों को भी वही चीज़ प्रिटेंड करेंगे कि हाँ कि मतलब सामने वालों को ऐसे दिखाएंगे कि उसने कुछ नहीं किया और खुद को ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे उन्होंने बहुत कुछ किया, जबकि आज की यूथ को पता है कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट में क्या करा है क्या नहीं करा। देखिए बिल्कुल ये है युवाओं का कहना जो पहली बार वोट डाला। तो राहुल जांगीर भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, जयपुर से संवाददाता। राहुल, आप अपडेट दे रहे थे खबर पर। खबर ये थी कि दरअसल जिस तरह की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई, जिस तरह की खबर है, फिलहाल आगे उस पर अपडेशन दे दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फिर जिस तरह से मारपीट की गई थी, उसके बाद जो अनूप जाखड़ थे उनको जो वहाँ का जो अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया है। जो करीबन बताया जाता है 3 से 4 टाके उनको आए हैं। उसके बाद जो पुलिस जो मजिस्ट्रेट एरिया के जो मजिस्ट्रेट थे और पुलिस का पूरा जाब्ता था वो वहाँ पर पहुँचा है और जो मतदान केंद्र था वहाँ पर अब फिर से पोलिंग और मतदान शुरू हो गया है। बिल्कुल, और कितनी देर तक यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ सामने आई? बिल्कुल, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का ये पूरा मामला था। पहले तो वहाँ कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद मारपीट हुई, मारपीट के बाद वो मारपीट ने बड़ा हादसा को रूप ले लिया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो इस तरह करीबन 45 से 1 मिनट तक ये पूरी चीजें चली है। उसके बाद जो वहाँ का जिला प्रशासन था। राहुल, विवाद का क्या कारण बताया गया पुलिस जाँच में? पुलिस वही बताया जा रहा है कि जो फर्जी वोटिंग को लेकर ये पूरा मामला था। जो कांग्रेस के जो एजेंट थे उनका आरोप ये लगा रहा है कि कुछ लोग आए थे गांव के, उन्होंने द्वारा वहां पर फर्जी वोट डालने का जो मामला था उसको लेकर ये खुद रोकने गए। तो रोकने के बाद कहासुनी के बाद उनका जो है टेबल से फोड़ा गया। फोड़ने के बाद बात विवाद की वो बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ये खबर शुरू से थी जहां पर अभी फिलहाल वोटिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। और चूंकि हम 102 सीटों पर वोटिंग जो चल रही है उनकी हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जिनमें 8 महत्वपूर्ण सीटें हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, राजस्थान की 12 सीटें हैं। और खास मेहमान इसको लेकर लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ सौरभ दुबे भी है, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी, आप सुन रहे थे, अभी आपने सुनी पूरी कहानी को। मसला ये नहीं है कि कौन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, मसला ये है कि कौन किन मुद्दों को वाकई में उठा रहा है और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखता है। एक तरफ बात स्वच्छता की हो रही है, एक तरफ बात आरोप प्रत्यारोप की हो रही है, लेकिन इस बीच सवाल यह कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं उनका समीकरण क्या कहता है और वाकई में क्या राजनीतिक पार्टियां जरूरी मुद्दों को छू भी पा रही हैं? देखिए, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो चुनेगी जो देश के लिए जो है उसको संविदा पे सरकार नहीं चाहिए, उसको स्थायी सरकार चाहिए जी। पिछले 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है केंद्र में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भरपूर जनता का आशीर्वाद दोनों लोग को मिल रहा है। अभी आप बात कर रहे थे पर जिन 8 सीटों पे आज हो रहा है, जैसे अभी रामपुर का जिक्र हुआ था, रामपुर में देखिए पिछले बार उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के अंदर जो है वो सीट जो है वो सपा से भाजपा को चली गई थी, जो कभी गढ़ माना जाता था। और जहां पर 53% मुसलमान है और एक व्यक्ति जो जीत करके आता है वो लोधी समाज से है, घनश्याम लोधी, और लोधी समाज का वहां पर 27% वोट माना जाता है कि अगर हिंदू में सबसे बड़ा वोट है वहां पर तो लोधी समाज के पास है। लेकिन वो घनश्याम लोधी भी पहले दूसरी पार्टी से वो भाजपा के अंदर शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ तो अगर कैंडिडेट मजबूत होता, अगर इनकी विपक्ष की इंडी अलायंस की जो है रणनीति अगर ये मजबूती से बनाते तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं
एक प्रतिद्वंदी के तौर पर कड़ा प्रतिद्वंदी तो नहीं होते, एक साधारण प्रतिद्वंदी के तौर पर शामिल हो सकते थे इस चुनाव के अंदर, लेकिन वो मौका इन्होंने इसलिए गवा दिया कि जो दो प्रत्याशी आपने उतार दिए तो कहीं ना कहीं आपने अपने ही जो कार्यकर्ता हैं उनको हताश और निराश कर दिया। वो हताश और निराश कार्यकर्ता अब वो दो भागों में बट गए हैं। एक धड़ा चाहता है कि पहले आपके जो कैंडिडेट थे आजम खान के उनको सपोर्ट करना, एक जो अखिलेश यादव जी ने पैरासूट से उतार दिया उसको सपोर्ट करना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस या विपक्षी जो है वो मुद्दे तो है ही नहीं उसके पास, और कहीं ना कहीं नेता नीति नियत तीनों की तो कमी रही, शुरू से वो कभी बना ही नहीं पाए लोग। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया यहाँ पर तो आपको कम से कम विचार कांग्रेस के साथ तो कर लेना चाहिए था कि आप 24 घंटे के अंदर अगर उम्मीदवार वहां पर अपना चेंज कर देते हैं तो इसका प्रभाव आपके कार्यकर्ताओं पर कैसे पड़ेगा। अमरोहा है, बगल में संभल है और मुरादाबाद है, ये पूरा जो बेल्ट है जहां से आपने कुछ सीटें जीती थी। और मजे की बात क्या है, वो बसपा के पास सीटें गई थी। देखिए पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जी जो गठबंधन मायावती जी के साथ किया था उसमें 5 सीटों पर रह गए थे, पिछड़ गए थे, और मायावती जी आगे बढ़ के 10 सीटों पर चली गई थी। अब ये माना जा रहा है वो जो 10 सीटें हैं उसमें लगभग 8 से 9 सीटें जो है 9 सीटें वो भाजपा साधने में जो है इस बार कामयाब रहेगी, और वो 8 से 9 सीटें भाजपा के अंदर जुड़ रही है। तो मान के चलिए आप 77 से 78 भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों को जीतेगा। तो ये जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, आप देखिए चैनल पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, तो रैलियों में जाकर के जनता को प्रभावित करना, ये बिल्कुल स्वर्णिम आपके पास समय है चुनाव के समय। लेकिन दुर्भाग्यवश आपका कोई नेता नहीं है। अब विपक्ष ने यहाँ पर जो है अभी तक एक भी रैली नहीं की। प्रधानमंत्री आ गए यहाँ पर, अमित शाह जी आ गए, योगी जी आ गए, 3-3, 4-4 रैलियां कर ली जो केंद्र का नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है। और दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी प्रकार से कोई रैली करने में। बाकी लोगों के पास चलेंगे। पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं, पर उनकी बात सुन लेते हैं। पूजा जी, ओवर टू यू। अजीत जी, राजनीतिक विश्लेषक की मैं कहना चाहूंगी कि जो इनका कहीं ना कहीं विश्लेषण जो है बायस लग रहा है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आप बिल्कुल इसको गलत ना लीजिएगा, बट वो बायस लग रहा है। अगर आप जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मुद्दा ही तो उठा रहा है। यूं ही नहीं, CSDC का जो है सर्वे बता रहा है कि 27% जनता जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करने जा रही है। जो पहले चरण में जो आपके जो लगभग 50 लाख जो है नए वोटर्स हैं वो सब इस मुद्दे पे वोट करेंगे। आपके जो 5 to 6 करोड़ जो है नए जो आपके जो बेरोजगार लोग हैं 25 से लेकर 30 तक है वो भी इस मुद्दे पे करें। बाकी सारे मुद्दे जो है पीछे चले गए और अपनी जो जनता वोट, लेकिन पूजा जी जमीन पर नहीं दिखे ना आपके नेता। सर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, आप बताइए कौन सी रैली साथ में की उत्तर प्रदेश में? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गाजियाबाद में, उसके अलावा क्या? आपने सही कहा कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी पहले चरण का ही चुनाव है और आगे रैलियां होंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव पूजा जी, क्योंकि परिणाम की ओर जब हम बढ़ते तो शुरुआत से असर दिख जाता है और असर से कोशिशें भी दिख जाती है, इसलिए सवाल किया गया। जब पहले चरण में आप लोग इतने पीछे दिख रहे हैं तो क्या माना जाए कि शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई है? पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं पीछे। आप लोग कैसे, मतलब आप सोचे कि जो है बीएसपी की 3 सीटें थी, वो 3 सीटें उस टाइम में कैसे आई थी? क्योंकि सपा से गठबंधन था। अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो उनको 3 सीटें वो नहीं मिलती। वो सपा की वोटें उनके पास गई हुई थी, इसलिए मिली हुई थी। अगर अब सपा उनसे अलग है, वो अलग के लिए लड़ी तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। आप देखिएगा इनमें से जो है मिनिमम जो है 4 सीटें जो हमारी पार्टी की तरफ से क्या आ रही है। बताइए रैलियों में पीडीए की आप बात सिर्फ चैनलों पे करते हैं, रैलियों में कहाँ कर पाए? कौन से नेता आपको उत्तर प्रदेश राजनीतिक विश्लेषण है, आपको जनता की ज्यादा उम्मीद होती है। आप बताइए अगर ये मुद्दे पे काम कर रहे हो तो मतलब मैनिफेस्टो में डालते हैं, इन्होंने क्यों रोजगार की बात नहीं की? इन्होंने 8 करोड़ की बात क्यों नहीं की? ये इन्होंने बात की नहीं। जनता बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं बनने वाली है कि आप बोलेंगे वही मानेगी। जनता अपने मुद्दों पे ही वोट करेगी। अगर ये कार्य किए होते तो अपने मैनिफेस्टो में बताते कि हमने इतनी नौकरियां दी, इन्होंने कहा नौकरियां दी। ये कहते हैं 25 करोड़ को जो गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए और 80 करोड़ लोगों को जो है लगातार जुड़ रहा है। 2019 में जुड़ा, 2014 में जुड़ा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक। मनोज पंडित जी, अब सवाल ये है, हम चूंकि अभी हम और कहीं नहीं जाकर इन्हीं 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं
और बाकी सीटों की बात करेंगे जो उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की है और अन्य सीटों की भी। लेकिन उससे पहले जिन 8 सीटों की हम बात करें, इनमें अगर हम आंकड़ा देखें तो इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास है 3 सीटें। 3 सीटें बीएसपी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 0। तो इन 3 सीटों में जो बीजेपी के पास हैं, इनमें कई सीटों पर हमेशा से ही कहा जाता रहा कि बीएसपी समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है, समाजवादी को टेंशन दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी ने इन 8 सीटों में जो अपने प्रत्याशी उतारे, वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी टेंशन देने का काम किया कई सारी सीटों पर जहां जहां अपने प्रत्याशी उतारे। हाँ, एक प्लस पॉइंट है आपके पास, बिजनौर में जो उनके मलुकनगर प्रत्याशी थे वो अब आपकी सहयोगी पार्टी में आ गए आरएलडी में, जो कि आरएलडी पहले आपकी सहयोगी नहीं थी। तो 400 पार का जब हम आंकड़ा दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें तैयारी भी बड़ी करनी होगी। लेकिन इन 8 सीटों पर कहीं ना कहीं वही पुराना आंकड़ा फिट बैठता है क्या आकलन में? देखिए, तैयारी तो है ना हमारी। 400 पार का जो नारा हवा में थोड़ी है, ये 400 पार का नारा एक एक सीट को पूरी कैलकुलेशन करके सारी चीजें बना के ही 400 पार का नारा है। जो हमने काम उत्तर प्रदेश में किया है, जो माननीय मोदी जी ने काम देश में किया है, वो जहां जनता के मन में एक विश्वास जगाया है, जो चीजें की हैं, उस हिसाब उसके आधार पर ये बातें हो रही है। ये जो पूजा जी कहती है कि देखिए सच्चाई हमेशा बुरी लगती है। अभी दुबे जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आंकड़े हैं, उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आप गलत चीजें बता रहे। अरे भाई, जो सच है वो सच है, वो दिखेगा। आज नहीं तो 4 तारीख के बाद दिखेगा, पर दिखेगा जरूर आपको। इसलिए आप ये देखिए कि क्या गठबंधन है आपका। कोई रैली आपकी नहीं, कोई आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई दूसरी चीज आपकी है नहीं। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गा रहे हैं, सब अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, सारी अपनी चीजें बना रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता गठबंधन कैसा गठबंधन है ये। तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये तो सब अपनी चीजें, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि हम जो 400 पार की बात करते हैं, वो 400 पार की बात हमारा उसमें पूरा एनालिसिस है, सारी चीजें हैं, और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती, ये आप भी जानते हैं, पूरे देश का मीडिया और पूरे देश की जनता जानती है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अगर पार्टी का दिशा निर्देश होता है तो उस हिसाब से पार्टी काम करती है। 5 साल तक भाजपा के कार्यकर्ता जैसे काम करते रहे, देश के प्रधानमंत्री जैसे कार्य नहीं किए। मणिपुर में क्यों नहीं गया प्रचार करने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपसे पूछ के थोड़े जाएंगे पूजा जी। ये हम डिसाइड करेंगे कौन कहा जाएगा। आप ये बताइए, क्या आपने आजम खान ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया? आपकी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब जो संगठन के लोग हैं वो पार्टी के साथ काम करेंगे, जो आजम खान साहब के लोग हैं उनके साथ काम करेंगे। तो ये चीजें डिफरेंट है। इसलिए आप बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कहा जाएगा, प्रधानमंत्री कहा जाएंगे या होम मिनिस्टर कहा जाएंगे, या पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहाँ प्रचार करेगी, कहाँ प्रचार नहीं करेगी। ये हमारा विषय है, हमारे ऊपर छोड़ दें। आपके पास आपकी पार्टी है, चीजें हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जो आपके पक्ष में बोल रहे थे, आपके नैरेटिव को फॉरवर्ड कर रहे थे। ठीक है, भूदेव शर्मा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद सवाल लेते हैं। भूदेव भाई, 1 सेकंड भूदेव भाई आपके पास आऊंगा, 1 सेकंड आऊंगा। एक खबर जो है वो चुनाव से जुड़ी आ रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। उत्तराखंड में 3 बजे तक, ये ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं, 45.62% मतदान हो चुका है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में वोटिंग प्रतिशत आपको बताएंगे। बिहार गया की बात करें, गया में 3 बजे तक 29% मतदान हो चुका है। वहीं नवादा में 3 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। औरंगाबाद में 42% मतदान। तो ताजा आंकड़ों के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, क्या कुछ ताजा आंकड़े हैं? अगर बात की जाए कितना मतदान प्रतिशत, जो अलग अलग राज्यों में जहां मतदान चल रहा है, कितना मतदान प्रतिशत 3 बजे तक? 2% मतदान अब तक हो चुका है। उत्तराखंड की वहीं बात करें तो 45% वहां पर भी मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 66%, यानी कि काफी बढ़ा हुआ मतदान दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा त्रिपुरा में बात करें तो अब तक 21 राज्यों में सबसे अधिक मतदान त्रिपुरा में ही नजर आया है। 68.35% मतदान यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तमिलनाडु में 51% मतदान सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो 55%,
त्रिपुरा में जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो 61.95%, मिजोरम में 49.77% और नागालैंड में 52.35% मतदान। तो यह अलग अलग राज्यों का डेटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की रिया खास तौर से बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर जिस तरह से अलग अलग सीटों पर समीकरण बदलते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 34%, बिजनौर में 36%, नगीना में 38.28%, मुरादाबाद में 35%, रामपुर में 32%, पीलीभीत में 38% और इसके अलावा उत्तराखंड की सीटों पर टिहरी गढ़वाल में 35%, गढ़वाल में 36%, अल्मोड़ा में 32% और नैनीताल में 40%, हरिद्वार में 49%। तो ये आंकड़ा अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा रिया आंकड़े अभी भी 6 बजे में काफी समय है, तो समय आते आते ये आंकड़े जरूर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है। प्रियंका, जिस तरह से लगातार दिन ढल रहा है, क्या माने कि 6 बजे तक और जो है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? साथ ही क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, तो क्या ये भी एक वजह मानी जाए कि जो आंकड़े हैं वो अभी कम है? जी बिल्कुल रिया, तो मतदान में सुस्ती को लेकर कई जगह से जानकारी आई हमें, कई संवाददाता और रिपोर्टर इस बात को लेकर रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस बार मतदान में सुस्ती जरूर देखी गई है। हालांकि कुछ जगहों पर जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि त्रिपुरा में बहुत बेहतर मतदान नजर आया है, पश्चिम बंगाल में बेहतर मतदान नजर आया है और कई बार ये देखा जाता है कि मतदान अगर अच्छा है तो बदलाव की लहर है। अब चाहे वो सत्ता पक्ष के पक्ष में आए या फिर विपक्ष हावी वहां पर होता हुआ नजर आए, ये तो 4 जून को नतीजे ही बताएंगे, लेकिन अलग अलग तरह से समीकरण बदल रहे हैं। अगर 2019 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर बात करें तो लगभग 68 से लेकर 67% तक मतदान। मुजफ्फरनगर में जैसे 2019 में यहाँ पर डेटा सामने है मेरे 66%, कैराना में 68%, नगीना में 63%, मुरादाबाद में 65% और रामपुर में 63% और पीलीभीत में 67%। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि लगभग 67, 68, 65% से ऊपर का आंकड़ा पिछली बार का रहा है रिया। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है अभी वोटिंग बाकी है और वोटिंग चल रही है, तो जाहिर सी बात है आंकड़ा बढ़ेगा और जितना बेहतर ये आंकड़ा होता है वो एक लोकतंत्र की जीत के लिए बहुत अच्छा है और बेहद ज़रूरी भी है। भूदेव शर्मा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। काफ़ी देर से आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, अब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आपसे सवाल लेता हूँ। जो अभी मैं मनोज जी को भी सुन रहा था, सौरभ जी को भी सुन रहा था, आपके जो वो भी कुछ सवाल करते, कोई गठबंधन की कोई ताजा मैनिफेस्टो नहीं आया, ऐसे आप इंडिया टीवी दल का मैनिफेस्टो देखोगे तो केवल जो मुद्दे हैं। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी क्लियर आवाज नहीं है, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अभी एक बार आप दोबारा अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या जी? जी अब बोलिए। ऐसे जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो 400 भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मीडिया मिलकर के जो 400 पार जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई साझा रैली नहीं हो रही, साझा देखिए भूदेव भाई ये तो गलत बात है। सुन लो, नारा बीजेपी दे रही है। नहीं अभी आना ना, आप जोड़ दिया। नारा बीजेपी दे रही है, हम बता रहे हैं। आप कहिए इंडिया 500 पार, हम बताएंगे कि इंडिया कह रही है 500 पार। अरे इंडिया बोल रही है, अरे आपने बताया। आप अगर कहेंगे इंडिया गठबंधन ये नारा दे रहा है कि इंडिया गठबंधन 500 पार, हम कहेंगे सर। अरे अरितेश जी, इंडिया ने बोला ना कि बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पाएगी। हम ये कहेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया 400 पार, इंडिया गठबंधन कितने पार जाएगा सर? आपने ये बोला, आपने ये जरूर बोला कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देगी। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है सर। देखिए इस तरह की बातों में सर कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, उसके बाद फिर जवाब दिया जाएगा। जी बोलिए सर, अपनी बात पूरी करें आप। लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता आज देखेगी और ये बताएगी 4 जून को जब परिणाम आएंगे कि कैसे इनके जुमलेबाजों को इस देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने खदेड़ने का काम किया है। ये 4 जून को ये परिणाम निश्चित तौर पर नजर आएंगे। आपने एक मुद्दे की बात नहीं की, आपने नहीं पूछा कि बेरोजगारी को लेकर के कोई क्या जनता वोट करेगी, क्या आपने नहीं बोला कि महंगाई को लेकर के करेगी, आपने नहीं बोला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उस पर लेकर कोई इन पर मुद्दों पर नहीं। आपने सिर्फ बोला तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, एक घोषित प्रवक्ता को बिठाया और वही 400 पार का वही मोदी। अरे इस देश के लोग सुन के पक चुके हैं मोदी जी के नाम को।
और वो एक बात का जवाब देता हूं सर, उसके बाद मनोज पंडित जी जवाब देंगे। एक सेकंड, अब सुन लीजिए, मनोज पंडित जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर। बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, नरेंद्र मोदी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपका कोई मकसद नहीं, आप दिशाविहीन है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मोदी को गाली देना काम है, बस वो इस बात को कहते हैं सर, और आप उस बात को सच क्यों साबित करने पे तुले हैं सर? आप ये बताइए ना, एक सेकंड सर, आप ये बताइए ना कि आपकी कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी 150 जाए, बात तो वही है ना सर। देखिए वही काम आप कर रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए ना कि हम इतनी सीटें लेकर आ रहे हैं। अरे आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप अगर कहेंगे कि बीजेपी 150 जा रही सर, बात तो उनकी बात आप सही साबित कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे। ऊपर से फिर आप कहते हैं कि मीडिया क्या सर? अरे अब आप सवाल का जवाब तो ले लीजिए। हाँ दीजिए। का विपक्ष मुद्दाहीन है। मोदी जी को ये पूछिए कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और जब गुजरात से लेकर के, जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, मुंबई तक जब यात्रा की थी, तो क्या उन्होंने मुद्दों के अलावा कोई और बात की थी? और एक तरफ मोदी जी, सुन लीजिए, एक तरफ मोदी जी जाते हैं कोई भी जनसभा में, हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, इनके अलावा कुछ तो वोट मांगते हैं, राम मंदिर पर वोट मांगते हैं। क्या उन्होंने किसी जनसभा में जाकर बताया कि मैंने 10 साल तक क्या काम किया? मैंने देश के लोगों को बेरोजगारी क्यों बढ़ाया? मैंने इस देश में क्यों बढ़ाई? जो बातें मैंने 2014 से पहले किए थे वो आज पूरे कर पाया। क्या इन पर बात करते हैं मोदी जी? नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जवाब लेते हैं तो मोदी जी एक उनके इंटरव्यू को चलाया जाता है, और वही मीडिया जो प्रत्यक्ष रूप से जो सवाल पूछ सकता है विपक्ष से, उसको नहीं दिखाता है। तो निश्चित तौर पर अब सर बात तो वही है ना। देखिए अभी सवाल कर दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि सवाल बीजेपी वाला है, फर्स्ट बॉल बीजेपी वाली। क्या सर, सवाल भी तो करना दूबर है आपसे। नहीं, समस्या क्या है मनोज पंडित जी? समस्या ये है कि ये अपनी खिसियाहट निकाले कहाँ खिसियाहट निकाले? इनके पास एक ही विकल्प बचता है कि सारा ठीकरा मीडिया के साथ फोड़ दो, अपनी कमियां दूसरों पे थोप दो, वो वाली स्थिति है। अरे भाई क्या विकास की बात करो ना, आप हमसे, हम तैयार है करने के लिए, आओ तो सही, बात तो करो भाई। 370 से लेके राम मंदिर से लेके जितनी चीजें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने डाली, 90% 99% हमने काम किया है। आप बात तो करो, पर लेकिन आपके पास बात ही नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है। हमने ये कर दिया, आप चीजों को, आप सच्चाई से मुंह छिपाने का काम कर रहे हैं। आप ही के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस डूबती हुई नाव में कौन बैठना चाहता है। आप कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे चली गई है, ये स्थिति है कांग्रेस की। आप अपना तो आत्ममंथन करते नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आप कभी मीडिया के सिर में मारने लगते हैं, कभी आप राजनीतिक विश्लेषक को प्रवक्ता बताने लगते हैं। तो मेरी बात भूपदेव शर्मा जी, आप थोड़ा सा इत्मीनान से आत्ममंथन कीजिए, आत्ममंथन के बाद सोचिए कि आपको कहां बोलना है और क्या बोलना है। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे चीजें नहीं आएंगी। पंडित जी आ रहा हूं आपके पास, पंडित जी आ रहा हूं, लेकिन बात ये भी है कि जब आप बात 370 की करते हैं सर, अच्छी बातें करिए सर, आप बात राम मंदिर की कर रहे हैं, अच्छी बातें करिए, लेकिन फिर जो सवाल विपक्ष उठाता है, एक सबसे बड़ी बात महंगाई की, एक बेरोजगारी की, तो उन पर भी आपको जवाब देने की जरूरत होती है। पूजा जी अपनी बात पूरी करी, फिर सवाल करता हूँ। देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जो है 90% जो है कहा कि आपने अगर मैनिफेस्टो देखा जाए तो 40 करोड़ आपने रोजगार दे दिया। आपने जो है जो बीपीएल से ऊपर के लोगों को निकाला है ना, वो भी डेफिनेशन बदल के, डेफिनेशन नहीं बदले होते तो 25 करोड़ जो है बीपीएल के नीचे ही रहते, ऊपर नहीं जाते। आपने जो अर्थव्यवस्था बढ़ाया हुआ है वो सिर्फ 10% कन्फाइंड है, 10% लोगों के पास कन्फाइंड है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी रिपोर्ट कह रहे हैं। क्राइम बढ़ा हुआ है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। और आप जो है स्थानीय मुद्दों को मत बोलिए। पश्चिम का जो स्थानीय मुद्दा है वो है गन्ना किसानों का भुगतान, और सरकारी आंकड़ा बताता है कि 500 करोड़ जो है किसानों गन्ना का भुगतान हुआ नहीं है। तो आपने कौन सा जो किया ले देखे, आपने जो 2 कार्य के लिए पूजा जी, सुरक्षा भी बहुत बड़ी चीज होती है, आप समझ लीजिए। अभी कल मैं सुन रहा था, वो कहते हैं किसान ठीक है, गन्ना भुगतान हमने ब्याज के साथ पैसा दिया और हर व्यक्ति को 15 भुगतान मिला, पर लेकिन आपके वक्त में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसको आज तक जनता नहीं भुला पाई है। आज ये देखिए, व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं रहेगा भुगतान कहाँ रखेगा? आपके वक्त में सुरक्षा नहीं थी, आपके वक्त में
माफिया पनप रहे थे आपके वक्त में, आप बातें कर रही हैं। अरे कम से कम जनता के मन में जो डर था ना, वो डर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप लोगों ने डर पैदा किया है। आप इसलिए आप समझ लीजिए कि 10 से 5 पे रहेंगे और मुझे लगता है अब आप 1-2 पे कहीं ऐसा ना हो आप खाता ही ना खुले। प्रधानमंत्री जी मणिपुर में प्रचार करने क्यों नहीं गए? नहीं जा सकते। ऐसे देश के इतिहास में इतना गंदा दौर किसी ने नहीं देखा। असम में मिजोरम की पुलिस एक दूसरे मेरी चला रही है। आप जो है अपना खाता कैसे खुले, आप उस पर ध्यान लगाइए, आप उन चीजों को बताइए। प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है। चुनाव में चीजें टिकट आप रोज तो कैसे बदल देते हैं। आपने नोएडा में बदला, आपको क्या रामपुर में बदला। जो आपको पानी पीते के गालियां दिया करते थे, आप उनको भी अपने साथ ले लिए हुए। आपने जिनके लिए कहा था, कसम खाई कि हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, आप उनको भी ले लिए। आपका बस चले तो आप सबको ले ले, क्योंकि आपको अपने नीतियों पे भरोसा ही नहीं है। अगर अपने नीतियों पे भरोसा होता तो 10 साल से सारे मिल के जो है वोट मांगने होते, राम भरोसे वोट ना मांग रहे थे। राम जी की भी इच्छा थी कि आप जो अब राम जी के नाम पे राजनीति ना कर सके, इसीलिए राम मंदिर बनाइए। आखिरी बार है कि आप राम जी के नाम पे जो है वोट मांगेंगे। अरे पूजा जी, तो आपकी दुकान बंद हो गई ना, ये दुकान तो आपकी बंद हुई है। आपकी देखिए अब जनता बहकाने में आने वाली नहीं है। अब तो जो व्यक्ति काम करेगा, जो करके दिखाएगा, जनता वहां वोट करेगी। आपकी ना नीयत सही है, ना आपकी नीति सही है। समाजवादी पार्टी का एक ही काम है बस, खाली यादव परिवार का विकास। आप इसके अलावा मुझे बता दीजिए, एक काम आप मुझे गिना दीजिए, आपने क्या काम किया है, आप बताओ तो सही हुआ क्या। पर लेकिन आपके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। जब आपके पास कुछ बताने के लिए होता नहीं है, तब आप एक ही बात कर सकती है, खाली रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया आपने? रोजगार। अरे भाई आप देखिए, हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में रोजगार पैदा किया। एमएसएमई की बात कर लीजिए, आप सुरक्षा की बात कर लीजिए। बेरोजगार है जो, उसमें से 83% ऐसे हैं जितने बड़े माफिया थे सबको कोर्टों में सजा मिल रही है, नहीं मिल रही। ठीक है मनोज जी, ठीक है पूजा जी, अभी चर्चा जारी रखेंगे। सौरभ जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि सौरभ जी वोटिंग लगातार जारी है और आज लोकतंत्र का महापर्व है। एक फाइनल कमेंट सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी आपत्ति बिल्कुल सही है। आप एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी 400 की बात कर रही है बार बार, और आप उसको चैनल पे चला रहे हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है 40 पार, उसको भी तो चलाना चाहिए ना आपको। 40 पार का भी तो चला ही कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी का 400 पार चला रहे हैं तो। और दूसरी चीज चला रहे हैं, तो मैं मेरे को बीच में, मैं आपके नहीं बोला, बोलने दीजिए। दूसरी चीज देखिए, जिस प्रकार से आप अभी बात कर रहे थे, बार बार मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, दोनों डिप्टी होम मिनिस्टर वहां पर 10 दिन तक थे। वहां पर 2 आपसी समुदाय का मामला था जिसको शांत करा लिया गया। आप चिंगारी मत डालिए, अन्यथा आपसे पूछा जाएगा संदेश खाली के ऊपर। संदेश खाली पे आपकी जुबान सील हो जाती है। और फिर आप रोजगार पे आते हैं। देखिए, ईपीएफओ का डाटा आप जाएंगे, पहले 14 करोड़ था, आज 28 करोड़ हो गया। अगर वो नौकरियां नहीं मिल रही तो 28 करोड़ डाटा ईपीएफओ का कैसे बढ़ गया? जिस प्रकार से आप सिर्फ सरकारी नौकरी, सुन लीजिए, आपके सुनने की तो क्षमता रखिए ना पूजा जी। आप सुनिए तो सही, पहले आपके सवालों का उत्तर दे रहा हूं मैं, आपके सवालों का उत्तर दे रहा हूं। आंकड़ों के साथ अगर गलत हो तो काट दीजिएगा बाद में। आप सुन लीजिए, मैं तू मैं नहीं करना चाहता, आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। अब सुन लीजिए, आप देखिए, अगर नौकरी रोजगार को सिर्फ सरकारी रोजगार मानते हैं, सरकारी नौकरियों को, तो 9.5 लाख नौकरियां जो है केंद्र सरकार ने। अरे सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहती, यही बात है। अगर आप यहाँ चैनल पे भी नहीं सुनेंगी, लोग आपकी आवाज कैसे सुनेंगे फिर? 9.5 लाख जो है सरकारी नौकरियां रेलवे मिनिस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से निकाल करके मोदी सरकार ने ढूंढ करके निकाला। उन नौकरियों को जिनको आप पहले अपने रिश्तेदारों को दे देते थे, उन नौकरियों को लोगों तक पहुंचाया ये मोदी सरकार की वो है। और पिछले यूपीए सरकार की आपका अगर निकाला जाए आंकड़ा तो मात्र 4.5 लाख था। अब उसके बाद आप आ जाइए, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इतना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मेट्रो का विस्तार हुआ, मीडिया का विस्तार हुआ, और इतने विस्तार में क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला? कम से कम 18 लाख से ज्यादा लोगों को इस संस्थानों में रोजगार मिला है। आप आंकड़ों के साथ चैनल पर बैठा करिए, बिना आंकड़ों के साथ मत बैठा करिए। तीसरी बात अब आ जाते हैं, तीसरी बात पे आ जाइए। तीसरी बात, आप समाजवादी पार्टी के साथ समस्या क्या है कि अखिलेश यादव जी, और जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे कि आप केवल यादव परिवार, सिर्फ परिवार तंत्र को जो है ना
वो वहां पर उनको संपन्न करने तक सीमित रह गए। अगर आप किसी यादव समाज के व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को अपने प्रदेश का अध्यक्ष तक बना देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा देते, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अंदर सीधा सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं जो आपके दावे हैं पीडीए को लेकर के, जो पिछड़ों पे आप अपना अधिकार जताते थे, वो आज संकट में आपकी पार्टी के ऊपर बन करके मंडरा रहा है। और आपको पूजा जी अगर तार्किक बहस करनी हो तो सुनने का प्रयास किया करिए, इस तरह की चिल्लाहट बन के न लगाइए चैनल पे। ठीक है सौरभ, ठीक है पूजा जी आ रहा हूँ, पूजा जी आ रहा हूँ। ठीक है क्योंकि एक लगातार वोटिंग चल रही है और इस बीच इस गर्मा गर्म बहस में एक सियासी बयान भी सामने आया है। सियासी बयान है बिहार से, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जो है वो आज देखने को मिली। सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। चारों सीट जो है जीत रहे हैं।